जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी की जो श्रृंखला चल रही थी उसी की अगली कड़ी आज हिंदी व्याकरण की क्लास संख्या 17 है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्दों के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास को आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण का भाग किया गया है, शब्द भेद किया गया है। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। इन सभी को पिछली क्लास में मैं वर्गीकरण कर चुका हूं। तो आज की क्लास से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक नया चैप्टर ही है, समझ लीजिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यहां से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप टीचिंग क्षेत्र में टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हैं, जूनियर का एग्जाम देना चाह रहे हैं, या केवीएस एनबीएस किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो यहां से एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। क्योंकि एक प्रश्न यहां से आता है, और अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी। यहां से आपको एक प्रश्न कम से कम बनेगा, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है घर, पूछेगा कि ये रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजपुत्र, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यह रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक शब्द बैलगाड़ी, तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि यह रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है। ऐसे ही आपसे कोई भी आपके एग्जाम में कोई भी एक शब्द आ जाएगा और पूछेगा ये कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है। अगर आज की क्लास आप देख लेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा आपके ऊपर भरोसा है कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक प्रश्न अगर यहां से आएगा तो आप करके आएंगे। अधिकांश एग्जामों में आप देखते हैं, वनडे एग्जामों में अगर देखेंगे तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कल की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो मैंने एक हेडिंग डलाया था कि रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद और शब्द के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछे भैया कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको अभी मैंने बता ही दिया। पहला है रूढ़ शब्द, पहला कौन सा है भैया, रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द है। ये आपको ध्यान देना है, कौन सा है, योग रूढ़ शब्द है। आज के ही क्लास में इन तीनों शब्दों को हम देखेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इनके कई उदाहरण देखेंगे। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इनके कई उदाहरण देखेंगे। और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इसके उदाहरण भी देखेंगे। और समझाएंगे यह भी कि आपको कैसे पहचानना है। जैसे आप देखेंगे बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होते हैं सभी के सभी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने से आपको फायदा यह होगा भैया कि जैसे आपका कोई एग्जाम आ जाएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है वे शब्द
रूढ़ शब्द, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े ना हो सके। देखिए, आपको परिभाषा याद रखना है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े ना हो पाए। अच्छा, सार्थक का मतलब क्या होता है? अब देखिए, हिंदी व्याकरण में आपको कई जगह ये सार्थक शब्द मिलेगा। तो सार्थक का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे यहां पर मान लीजिए घर शब्द लिखा हुआ है, तो घर सार्थक है कि निरर्थक है, इसको आपको तय करना है। पिछली क्लास में मैं सार्थक और निरर्थक के बारे में थोड़ा सा बताया भी था कि जैसे मैं लिखा था चाय वाय, जैसे मैं लिखा था भैया चाय वाय, तो यहां पर देखिए चाय का तो अर्थ निकलता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो चाय का अर्थ निकलता है, तो इसलिए चाय कैसा शब्द हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे वाय जो शब्द लिखा है, तो वाय शब्द कैसा हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। यानी कि जिस शब्द का अर्थ निकल जाए उसे सार्थक शब्द कहेंगे, जिस शब्द का अर्थ ना निकले, नहीं होता है लेकिन वह सहयोगी होता है दूसरे शब्दों में, सार्थक शब्दों में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। ये आपको ध्यान देना है। जैसे आप बोल देते हैं पानी वानी, क्या बोल देते हैं? पानी वानी। तो पानी वानी जैसे आप बोल देते हैं, तो पानी का तो अर्थ निकलता है, पानी का तो अर्थ निकलता है लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो पानी क्या हो जाएगा भैया? सार्थक शब्द हो जाएगा। वाणी कैसा शब्द हो जाएगा? तो वाणी निरर्थक शब्द हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो सार्थक का मतलब क्या हुआ कि कोई शब्द है उसका अर्थ कोई ना कोई होता होगा, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? सार्थक कहेंगे। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये आपको, जैसे घर है शब्द, घर भी क्या है? सार्थक शब्द है, क्योंकि ये रहने का स्थान है, निवास स्थान है, तो घर का भी अर्थ निकलता है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ये आपको ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपको ध्यान देना है, ये हो गया पानी, पानी हो गया। तो पानी क्या है? पानी का अर्थ निकलता है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये आपको ध्यान देना है। पानी का अर्थ निकलता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है? ये सार्थक शब्द है। ये आपको ध्यान यहां पर लिख लीजिएगा, वे सार्थक शब्द। क्या लिख लेंगे भैया? सार्थक शब्द होना चाहिए। क्या लिखेंगे? वे सार्थक शब्द। वे सार्थक शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े ना हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे पानी शब्द है, तो पानी शब्द सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि पानी का अर्थ निकलता है, लेकिन इसका आप खंड कर देंगे। जैसे यहां पर पा है और यहां पर क्या है भैया? नी है। इसका पा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, नी का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो पानी तो सार्थक है, लेकिन इसका जो खंड है ना, ये सार्थक नहीं है। जो एक इसका खंड है, सार्थक जो ये शब्द पानी है, इसका सार्थक खंड नहीं है। इसलिए इस पानी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। क्लियर है भैया? फिर से मैं बता रहा हूं कि जैसे पानी शब्द है, पानी का अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब पानी सार्थक शब्द है। लेकिन पानी का जब आप टुकड़ा करेंगे, तो जो ये टुकड़ा हुआ है पा और नी, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहां देखिए, सार्थक खंड का अर्थ ना निकलता हो तो उसी को रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब पानी शब्द कैसा शब्द हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। ऐसे ही आपको समझना है। जैसे मान लीजिए यहां पर घर शब्द लिखा हुआ है, तो घर सार्थक शब्द है और सार्थक शब्द है, तो इसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। लेकिन इसकी दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान यह है कि इसका हम लोग खंड अगर कर देंगे तो घा प्लस रा है। अब घा का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है और रा का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम लोग, ये घर जो शब्द है, घर शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे ही मान लीजिए जैसे एक चाय शब्द है। क्या शब्द है भैया? चाय शब्द है। अब चाय शब्द का तो अर्थ निकलता
है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इसका खंड कर देंगे, चाय और प्लस या कर देंगे तो चा का भी कोई अर्थ नहीं निकलता और या का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए यहाँ पर ए आप देखेंगे जो चाय शब्द है, चाय शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है। देखिए जो शब्द होगा शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन जब उसको आप विभाजित कर दीजिए, टुकड़े में कर दीजिए, तब उसका अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी का अर्थ होता है, लेकिन पानी का जब आप टुकड़ा कर दिए तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। घर का अर्थ होता है, लेकिन जब इसको आप घर का टुकड़ा कर दे रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा। चाय का अर्थ होता है, लेकिन चाय को जब आप खंडित कर दिए तो इसका अर्थ कोई नहीं निकल रहा है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप एक शब्द लिखे हैं हाथ, ये हाथ है, तो हाथ से तो हाथ का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन हाथ को अगर आप टुकड़ा कर देंगे हा और प्लस था तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो ऐसे कोई भी शब्द हो उन सभी शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? मैंने आपको बताया बिल्कुल सरल सी बात है कि कोई शब्द है उसका अगर अर्थ निकल रहा है तो उसे सार्थक शब्द कहेंगे, और उसका अगर आप खंड कर रहे हैं, दो भागों में विभाजित कर रहे हैं तो उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी का अर्थ निकल रहा है लेकिन टुकड़ा करने पर इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। घर का अर्थ निकल रहा है लेकिन विभाजित करने पर इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। चाय का अर्थ निकल रहा है लेकिन इसको विभाजित करने पर इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग दूसरी हेडिंग देखते हैं, यौगिक शब्द। दूसरी हेडिंग डालेंगे यौगिक शब्द। अच्छा, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द तो हो गया, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो आपको ये ध्यान देना, सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे शब्द जिनका निर्माण, ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक खंड से हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? यौगिक शब्द। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान से देखना है, ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक किससे हो, खंड से हो। मतलब कि अगर कोई शब्द है उसको आप जब विभाजित कर देंगे तो उन दोनों खंडों का भी क्या निकलता होगा, अर्थ निकलता होगा। ये परिभाषा में कही जा रही है बात। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक खंड से हो, मतलब कोई शब्द है उसका जब आप विभाजित कर दे रहे हैं, खंड कर दे रहे हैं, तो शब्द का पहले भी अर्थ निकल रहा है और विभाजित करने के बाद भी अर्थ निकल रहा है। अब इसकी परिभाषा भी पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी आपको और क्या करना है, ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक खंड से हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। परंतु दोनों शब्द मिलकर भी एक ही अर्थ दे, मिलकर भी एक ही अर्थ दे। क्या भैया? एक ही अर्थ दे। कहा यह जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब उस शब्द को आप दो भागों में विभाजित कर रहे हैं तब भी दोनों भागों का अर्थ निकलना चाहिए। तीसरा कंडीशन, जो खंड करने से पहले जो अर्थ निकल रहा है वही खंड करने के बाद भी अर्थ निकलेगा। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। उदाहरण से समझिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है सब्जी मंडी, एक शब्द है सब्जी मंडी। अच्छा, सब्जी मंडी एक शब्द है। सब्जी मंडी में आप देखेंगे जब इसको आप विभाजित कर देंगे तो दो खंडों से मिलकर बना है। एक तो इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा सब्जी, और दूसरा आपको शब्द दिखाई दे रहा, खंड दिखाई दे रहा होगा मंडी। देखिए सब्जी का अर्थ क्या होता है?
सब्जी का अर्थ सब्जी ही होता है। और मंडी का अर्थ क्या होता है भैया? मंडी का अर्थ होता है बेचने का स्थान। क्या होता है भैया? बेचने का स्थान। मतलब कि सब्जी का अर्थ सब्जी होता है, मंडी का अर्थ बेचने का स्थान होता है। सब्जी का अर्थ सब्जी, मंडी का अर्थ क्या हो गया? बेचने का स्थान हो गया। अब सब्जी मंडी का अर्थ क्या होता है? तो सब्जी मंडी का भी अर्थ क्या होता है? सब्जी बेचने का स्थान, सब्जी बेचने का स्थान। अब तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि देखिए शब्द जब एक है तब भी इसका अर्थ निकल रहा है सब्जी बेचने का स्थान, और शब्द को जब हम खंड कर दिए यहां पर सब्जी और मंडी, तब भी इसका अर्थ निकल रहा है सब्जी बेचने का स्थान। तो यही तो कह रहे हैं कि खंड, कोई सार्थक शब्द हो और उसका दो आप खंड कर दीजिए, और खंड करने के बाद, खंड करने से पहले जो अर्थ निकल रहा है वही बाद में भी अर्थ निकले, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ऐसे ही एक शब्द और लेते हैं, जैसे दूध वाला। एक शब्द क्या है? दूध वाला। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, एक तो शब्द है दूध और दूसरा क्या है? वाला। इसको आप विभाजित कर दीजिए। एक शब्द क्या है भैया? दूध है, और दूसरा क्या है? वाला है। दूसरा क्या है? वाला है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, दूध का अर्थ क्या होता है? दूध का अर्थ क्या होता है भैया? दूध का अर्थ दूध ही होता है। दूध का अर्थ दूध होता है। और वाला का अर्थ क्या हो गया? वाला का अर्थ बेचने वाला, बेचने वाला। अच्छा, अब यहां पर क्या इसका अर्थ होगा? इसका भी अर्थ यही होगा, दूध बेचने वाला। क्या होगा भैया अर्थ इसका? दूध बेचने वाला। तो देखिए दोनों स्थान पर सेम अर्थ है कि नहीं? देखिए दूध वाला का भी अर्थ क्या होता है? दूध बेचने वाला। इसका आप खंड कर दिए दूध और वाला, तब भी यहां पर अर्थ वही निकला कि दूध बेचने वाला। ये आपको ध्यान देना है। तो ऐसे कोई भी शब्द आए, जैसे एक शब्द है घुड़सवार। क्या, कौन सा शब्द है? घुड़सवार है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवारी करने वाला हो जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा? एक तो घोड़ा हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएगा? सवार हो जाएगा। अब यहां पर भी इसका अर्थ हो जाएगा, घोड़ा का अर्थ घोड़ा हो जाएगा, घुड़ का अर्थ भी घोड़ा होगा, और सवार का अर्थ सवारी करने वाला हो जाएगा। तो सेम जब अर्थ रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब आप कहेंगे ये तो मैं समझ गया, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए आपको ध्यान ये देना है कि जो यौगिक शब्द होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, जो यौगिक शब्द होते हैं वो संधि से बने हुए होते हैं, वो समास से बने हुए होते हैं, वो उपसर्ग से बने हुए होते हैं, वो प्रत्यय से बने हुए होते हैं, वो संकर शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो आप इस तरह से पहचान जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संधि वाला शब्द आ जाए, कोई समास वाला शब्द आ जाए, कोई उपसर्ग वाला शब्द आ जाए, कोई प्रत्यय वाला शब्द आ जाए, कोई संकर शब्द आ जाए, अगर ऐसा संकर शब्द कोई आ जाए, अगर ऐसे कोई शब्द आता है तो वहां पर वो शब्द कौन सा होगा? यौगिक शब्द होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान। संधि में जैसे आप क्या पढ़ते हैं? विद्या और प्लस क्या भैया? आलय। विद्या प्लस आलय जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो विद्यालय शब्द अगर आपसे पूछा जाए कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। ऐसे देव प्लस आलय, देवालय। देवालय में कौन शब्द है? यौगिक शब्द है। ऐसे संधि वाले सभी शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। समास में आप देखेंगे, जैसे राजपुत्र है। क्या है भैया? राजपुत्र है। अब इसका अर्थ निकालेंगे क्या निकलेगा? राज मतलब राजा और पुत्र मतलब पुत्र, राजा का पुत्र। तो राजपुत्र क्या हो गया? ये समास है, और समास में भी कौन सा है? आप देखेंगे ये यौगिक शब्द हो जाएगा। और इसमें समास में आप देखेंगे तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र संबंध बताया जा रहा है, तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए विज्ञान है, तो यहाँ पर देखिए बी और प्लस ज्ञान उपसर्गों से मिलकर बना है, तब भी ये यौगिक शब्द हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आजन्म है, आजन्म है, आजन्म भी क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। प्रत्यय में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए है भुलक्कड़, भुलक्कड़,
तो भुलक्कड़ में आप देखिए अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। जैसे पेट भर, क्या हो गया भैया, पेट भर, भर उपसर्ग लगा, प्रत्यय लगा है, क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो गया। संकर शब्द, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है सिनेमा घर, क्या है भैया, सिनेमा घर, तो यहाँ पर देखिए सिनेमा अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी का भाषा शब्द है, तो इसे संकर शब्द कहेंगे। और इसे भी कौन सा शब्द के अंतर्गत रखेंगे, यौगिक शब्द। जैसे रेल घर या टिकट घर, जैसे टिकट घर, तो टिकट घर आप देखिए, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो इन सभी शब्दों में भी कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है भैया, ये संकर शब्दों में भी कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है, ये आपको ध्यान देना। तो देखिए क्लियर है भैया, यौगिक शब्द किसे कहेंगे, कोई शब्द होगा उसका जो अर्थ निकलता होगा, खंड करने के बाद भी उसका अर्थ निकलेगा, तो उसे यौगिक शब्द कहेंगे। और यौगिक शब्द कहाँ कहाँ होता है, संधि में होता है, समास में होता है, उपसर्ग में होता है, प्रत्यय में होता है, संकर शब्दों में होता है। अगर इन सभी शब्दों को आप याद रखे रहेंगे भैया, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अगर आएगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। संधि समास तो आप जानते ही हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आगे पढ़ाया जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीजें हैं। अगर आपके साथी हैं कोई बिल्कुल कमजोर है पढ़ने में, तो आप उन्हें जोड़ने का प्रयास करिए। बिल्कुल देखिए हम एकदम खंड करके तोड़ तोड़ कर बिल्कुल पढ़ा रहे हैं आपको, कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगर आपको सफलता पाना है या नौकरी पानी है या कोई भी काम करना है, कोई बिजनेस ही करना है, तो आपको लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। और लगातार निरंतर अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया। तो आपको बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाए। आइए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा शब्द देखते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। दो क्लियर हो गए होंगे, रूढ़ शब्द यौगिक शब्द, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग तीसरा का देख रहे हैं, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अच्छा, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, पहले परिभाषा देख लीजिए। तो परिभाषा लिखिए सबसे पहले, ऐसे शब्द जिनका निर्माण, ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक, ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक खंड से हो तथा साथ ही कई अर्थ प्रदान करें, किंतु एक विशिष्ट अर्थ लिया जाए तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा से परेशान मत होइएगा, बहुत ही सरल है, ठीक है ना, बहुत ही सरल। यहां पर कहा जा रहा है, देखिए रूढ़ शब्द सबसे पहले मैंने आपको बताया, उसका खंड आप करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। खंड से पहले अर्थ निकलेगा, लेकिन खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द में मैंने आपको बताया कि यौगिक शब्द में खंड करने से पहले जो अर्थ होगा वही खंड करने के बाद भी अर्थ होगा। लेकिन यहाँ तीसरे में आपको ध्यान देना है कि खंड करने के बाद अर्थ तो होगा, लेकिन आप जब जोड़ेंगे तो उसका एक तीसरा विशिष्ट अर्थ ले लिया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। एक शब्द के लिए ये रूढ़ हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक शब्द है जलज, जलज शब्द है, यहाँ पर आप देखिए इसका खंड करिए तो आप यहाँ पर देखेंगे जल और प्लस जा से मिलकर बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल मतलब क्या हो जाएगा, और सरल भाषा में आप जल को पानी कह सकते हैं। और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जा का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अर्थात पानी में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। ये आपको ध्यान देना। अब पानी में कौन कौन जन्म लेते हैं, पानी में भैया मेढकों जन्म लेते हैं, पानी में मछली भी जन्म लेती है, पानी में आप देखेंगे तरह तरह के कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं,
तरह तरह के आप देखेंगे जीव और जंतु जन्म लेते हैं, जीव जंतु जन्म लेते हैं। और आप देखेंगे इसी पानी में कमल भी जन्म लेता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग अर्थ कैसे हो रहा है। देखिए जल का अर्थ तो पानी हो गया और जा का अर्थ हो गया जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाले को जलज कहना चाहिए। ऐसे तो भाई यही तो अर्थ हुआ ना कि पानी में जो जन्म लिया हो उसी को जलज कहेंगे। लेकिन हम लोग मेढक को जलज नहीं कहते, जबकि मेढक पानी में जन्म लेता है। मछली पानी में जन्म लेता है, उसे हम लोग जलज नहीं कहते हैं। कीड़े मकोड़े तरह तरह के शैवाल वगैरह जन्म लेते हैं, उसे हम लोग जलज नहीं कहते हैं। तरह तरह के जीव जंतु पानी में जन्म लेते हैं, उसे हम लोग जलज नहीं कहते हैं। लेकिन कमल के लिए यह जलज शब्द क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जब भी जलज कहा जाता है इसका अर्थ क्या लिया जाता है, कमल लिया जाता है। इसका जलज का अर्थ मेढक नहीं लिया जाता है, मछली नहीं लिया जाता है, कीड़े मकोड़े नहीं लिया जाता, जीव जंतु नहीं लिया जाता है, बल्कि जलज का अर्थ क्या लिया जाता है, कमल लिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा अब पढ़िए। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक खंड से हो। दो सार्थक खंड है, पानी जल का भी अर्थ निकल रहा है और जा का भी अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब दो सार्थक खंड हैं और साथ ही कई अर्थ प्रदान करते हो। कई अर्थ प्रदान कर रहे हैं, मेढक, मछली, कीड़े, जीव मकोड़े और कमल। किंतु एक विशिष्ट अर्थ लिया जाए, किंतु एक विशिष्ट अर्थ लिया जाए तो उसे योग रूढ़ शब्द कहेंगे। यहाँ पर जलज का अर्थ केवल और केवल क्या लिया गया है, कमल लिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे एक और उदाहरण देखिए इसी बात पर। जैसे मान लीजिए एक शब्द है चक्रपाणी। एक शब्द क्या है भैया, चक्रपाणी है। अब देखिए आपको ध्यान ये देना है। अब देखिए यहाँ पर चक्रपाणी एक शब्द है। अब यहाँ पर देखिए चक्र का अर्थ क्या होगा, चक्र ही होगा। और पाणी का अर्थ क्या होगा, पाणी का अर्थ होता है भैया हाथ होता है। पाणी का अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके हाथ में चक्र हो उसी को क्या कहेंगे, चक्रपाणी कहेंगे। अब जैसे आपके हाथ में अगर चक्र है तो आपको चक्रपाणी कहना चाहिए, अगर हमारे हाथ में चक्र है तो हमें चक्रपाणी कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, कलुआ के हाथ में भी अगर चक्र हो तो कलुआ को भी चक्रपाणी कहना चाहिए। लेकिन ये जो चक्रपाणी शब्द है ये केवल और केवल विष्णु भगवान के लिए क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। जब भी चक्रपाणी का नाम लिया जाता है किसको समझा जाता है, विष्णु भगवान को समझा जाता है। मतलब एक विशिष्ट अर्थ ले लिया गया, इसलिए यहां पर कौन सा शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक शब्द है वीणा पाणी। एक शब्द क्या है, वीणा पाणी। वीणा का अर्थ वीणा ही होगा, पाणी का अर्थ हाथ होगा। अर्थात जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पाणी कहेंगे। मतलब आपके हाथ में अगर वीणा है तो आपको वीणा पाणी कहेंगे। अगर दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ में है, किसी महिला के हाथ में, गीता, सीता, रीता किसी के हाथ में है तो उसे चक्रपाणी कहना, वीणा पाणी कहना चाहिए। लेकिन जैसे ही वीणा पाणी आप कहते हैं माता सरस्वती के लिए वो शब्द रूढ़ हो गया है। वीणा पाणी कहते ही क्या शब्द याद आता है, माता सरस्वती का नाम याद आता है। यानी कि वीणा पाणी शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया है, माता सरस्वती के। जैसे कहा जाता है त्रिनेत्र, इसका मतलब यह हुआ कि जिसके तीन आंख हो उसे त्रिनेत्र कहेंगे। तो जिसके भी तीन आंखें हो उसे त्रिनेत्र कहना चाहिए। आप देखेंगे बैल में, बैल आप देखे होंगे गांव में नंदी बैल के नाम से पुकारे जाते हैं। गांव में जो आते हैं उनको आप देखेंगे तो रहता है इस प्रकार। या किसी के भी मान लीजिए अगर तीन आंखें हैं तो उसे त्रिनेत्र कहना चाहिए। लेकिन त्रिनेत्र केवल और केवल शंकर भगवान के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसे ही दशानन, मान लीजिए किसी राक्षस के, दूसरे राक्षस के 10 मुख हो तो उसे हम लोग दशानन कहना चाहिए। लेकिन दशानन कहते ही रावण की याद आती है। तो एक विशिष्ट अर्थ लिया जा रहा है। मतलब कोई ऐसा शब्द हो जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना हो लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हों और एक विशिष्ट अर्थ के लिए वह रूढ़ हो गया होगा शब्द, तो उसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए एक बार तीनों को एक साथ समझिए। कोई शब्द है, कोई शब्द है उस अब सार्थक शब्द होंगे सभी। कोई सार्थक शब्द है
उसका कोई कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन उसको आप दो भागों में विभाजित कर दे रहे हैं, तो विभाजित करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। उसके बाद यौगिक किसे कहेंगे? कोई शब्द है, सार्थक शब्द है, उसका आप दो खंड कर डालिए, खंड करने के बाद उसका अर्थ निकल रहा है, और खंड करने के बाद जो अर्थ निकल रहा है वही पहले भी अर्थ सेम निकल रहे हैं, अर्थ खंड करने पर भी और खंड बिना किए भी सेम अर्थ निकल रहे हैं, तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। तीसरा है योग रूढ़। कोई शब्द सार्थक है, अगर उसका आप खंड कर रहे हैं तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, लेकिन कई अर्थ निकल रहे हैं और किसी एक के लिए वो रूढ़ हो जा रहा है, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द तीनों आपको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना आपको तोड़कर पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना चाहिए। इतना बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।